बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस होती क्या है। कन्फाइंड स्पेस ऐसी जगह जहाँ पे आने और जाने का रास्ता जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि एक्सेस जो है वो बहुत कम होती है कि वो ईज़िली इंसान वहाँ पे जा सके या वहाँ से ईज़िली वापस आ सके, तो वो हमारी क्या कहलाती है, कन्फाइंड स्पेस। इसकी एग्जांपल में स्टोरेज टैंक्स, ठीक है, पिट्स के अंदर काम करना, पाइपलाइंस के अंदर काम करना, वेंटिलेशन डक्ट्स के अंदर काम करना, ठीक है, चेम्बर्स के अंदर काम करना, तो ये सारी क्या चीज़ें जगह जो हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, कन्फाइंड स्पेस के अंदर। अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हैज़र्ड्स जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, जैसे लेक ऑफ ऑक्सीजन, पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसेस मौजूद हो सकती हैं, ठीक है, कोई सॉलिड फ्लोइंग लिक्विड हो सकता है, ठीक है, फायर एंड एक्सप्लोजर हो सकती है फ्लेमेबल वेपन्स की वजह से, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, सम टाइम कम भी हो जाती है। तो इसी तरह के जो हैज़र्ड जो हैं वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि डस्ट हो गया, और हॉट कंडीशन जो है ये भी जो है हमारे एक हैज़र्ड्स हैं जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब इन हैज़र्ड्स को कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोल मेजर्स लिए जाएंगे उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सुपरविजन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होगा अपने वर्कर्स का, अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस का, ठीक है, जो आपको वहाँ पे नेसेसरी प्रिकॉशन चाहिए उन चीज़ों का वो ज़िम्मेदार होगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब सुपरविजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वो आपने सबसे पहले वहाँ पे जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं उनको देखे, उसके बाद सेफ्टी के हर स्टेज के ऊपर सेफ्टी को देखे कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो सुपरवाइज़र ने वहाँ पे देखनी होती है, यानी कि सुपरविजन प्रोवाइड की जाए। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स उस एरिया में काम करेंगे, वो भी सूटेबल होने चाहिए। वो सूटेबल ऐसे होने चाहिए कि वो फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, ट्रेंड होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, यानी कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि ऐसे पर्सन जिनके पास नॉलेज हो, एबिलिटी हो, ट्रेनिंग हो और एक्सपीरियंस हो, तो वो हमारा क्या कहलाएंगे, केट कहलाएंगे, केट। तो उसको हम कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। तो जितने भी वर्कर्स वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे वो सूटेबल होने चाहिए, यानी कि वो ट्रेंड होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए, फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, ठीक है, और ऐसे पर्सन होने चाहिए कि जो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स को इजीली पहन सके, ठीक है, और किसी भी बीमारी में मुब्तला नहीं होने चाहिए और मेडिकली फ़िट होने चाहिए। तो ऐसे वर्कर्स जो हमारे कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे वो सूटेबल होंगे। उसके बाद आइसोलेशन की जाएगी, यानी कि कोई भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो आइसोलेशन वहाँ पे मौजूद है, यानी कि मैकेनिकली इक्विपमेंट्स, कोई पाइप लाइनिंग है या इलेक्ट्रिकली इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगे हुए हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर, या इलेक्ट्रिकली वायर्स हैं, तो उनकी आइसोलेशंस को किया जाएगा। उसको फिज़िकली आइसोलेशन की जाएगी। जहाँ पे आइसोलेशन की जाएगी वहाँ पे साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको पता हो कि इस एरिया में आइसोलेशन हुई हुई है। उसके बाद वेंटिलेशन का अमल होता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर हॉट कंडीशन भी हो सकती है, तो इसलिए वेंटिलेशन का प्रोवाइड किया जाता है। तो एक से ज़्यादा ओपनिंग होनी चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड हम मैकेनिकली वेंटिलेशन, यानी कि फ़ैन्स का इस्तेमाल करें, इंडस्ट्रियल फ़ैन्स का इस्तेमाल करें ताकि हवा को क्रॉस करवाया जाए। उससे ये होगा कि आपके कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो फ्यूम्स होंगे या फ्लेमेबल फ्यूम्स हैं या वेपर्स हैं, कोई भी गैसेस हैं, तो एक वेंटिलेशन के ज़रिए वो भी निकल जाएंगी और उस एरिया का टेम्परेचर भी जो है वो कम हो जाएगा। तो वेंटिलेशन प्रोवाइड करना भी कंट्रोल मेजर्स के अंदर आता है। उसके बाद एयर टेस्टिंग की जाती है, यानी कि गैस टेस्टिंग की जाती है, जिसमें चेक किया जाता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कोई भी टॉक्सिक गैसेस या फ्लेमेबल वेपर्स मौजूद तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल देखा जाता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कितनी मिकदार जो है वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर मौजूद है। उसके बाद जो एयर टेस्टिंग करेगा वो एक ऑथराइज पर्सन करेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, और एक प्रॉपर
गैस डिटेक्टर इस्तेमाल करते हुए उसको कैलिब्रेट करेगा कि अंदर कितने किस्म के फ्यूम्स मौजूद हैं और कितने किस्म की गैसेस जो हैं वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर मौजूद हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हमारी आएंगी वो एयर टेस्टिंग के अंदर आएंगी। फिर इसी एयर टेस्टिंग को कंटिन्यूसली यानी कि कुछ वक्फे के दौरान जो है वो दोबारा किया जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली अमल चलता रहता है कन्फाइंड स्पेस के अंदर। जब काम होता है तो एक फ्रीक्वेंट टाइम जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि 1 आवर्स के बाद या 2 आवर्स के बाद अगेन जो है वो वहाँ पर एयर टेस्टिंग की जाएगी। उसके बाद वहाँ पे जो टूल्स इस्तेमाल होंगे और जो टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ कन्फाइंड स्पेस के अंदर, तो उसके बारे में क्या कहते हैं कि टूल्स जो हैं वो नॉन स्पार्किंग टूल्स होने चाहिए। यानी कि ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करना है कि जिनके अंदर से कोई स्पार्क, जिनके काम करने के दौरान अगर कोई हैमरिंग वगैरह है या कोई स्पैनर्स वगैरह ऐसे इस्तेमाल ना किए जाएँ जिनके रगड़ से कोई स्पार्क निकले। ठीक है। उसके बाद RCDs डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए, रेजिडुअल करंट डिवाइसेस इनको बोलते हैं RCDs को, जो लो वोल्टेजेस इक्विपमेंट जो है नेसेसरी वहाँ प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। यानी कि आपने RCDs का इस्तेमाल भी करना है जो शॉक लगने से बचा सकती हैं आपको। उसके बाद लो वोल्टेजेस का इस्तेमाल करना है, यानी कि आप 440 वोल्टेज इस्तेमाल कर रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो आप 220 का इस्तेमाल करेंगे, या इनसे भी को कम लो वोल्टेज इक्विपमेंट अगर इस्तेमाल हो सकते हैं तो उनका इस्तेमाल करेंगे कन्फाइंड स्पेस के अंदर। उसके बाद आ जाती है जी ब्रीथिंग अपरेटस कि अगर ऑक्सीजन की कमी है या कोई गैस या फ्लेमेबल फ्यूम्स या कोई भी ऐसे वेपन्स वहाँ पे मौजूद हैं या हैज़ार्डियस वेपन्स वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको ब्रीथिंग अपरेटस पे पहनना पड़ेगा। ठीक है। उसके लिए ब्रीथिंग अपरेटस आपके लिए वो हो जाएगा, मास्क का इस्तेमाल होगा या स्काबा का इस्तेमाल होगा, सेल्फ कंटेनिंग ब्रीथिंग ऑपरेटर, जिसमें एक प्रॉपर सिलेंडर्स ऑक्सीजन सिलेंडर होता है और मास्क होता है, फेस मास्क होता है, शील्ड होती है। तो सारी चीज़ें जो आएंगी वो ब्रीथिंग ऑपरेटर्स के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी एमरजेंसी प्रोसीजर्स। कंट्रोल मेजर्स के अंदर एमरजेंसी प्रोसीजर्स का अमल भी दिया जाए कि अगर इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कोई कन्फाइंड स्पेस के अंदर एमरजेंसी हो जाए तो आपने कैसे जो है वो बिहेव करना है, या आपके जो सुपरविजन है उसने कैसे बिहेव करना है, आपके जो इंचार्ज हैं उन्होंने कैसे बिहेव करना है। सबसे पहले तो एमरजेंसी सर्विसेज के साथ कांटेक्ट होना चाहिए, यानी कि साइट के ऊपर जो भी एमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे फायर मार्शल हो गए, उसके बाद फर्स्ट एडर हो गए, इनके साथ जो है वो कांटेक्ट होना चाहिए। उसके बाद वर्कर्स की प्रैक्टिस ड्रिल्स होनी चाहिए, यानी कि उनको पहले से ही ड्रिल्स करवाई जाएँ कि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कोई सिचुएशन हो जाती है कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो आपने कैसे बिहेव करना है। उसके बाद आपके पास वहाँ पे रेस्क्यू इक्विपमेंट्स होने चाहिए, लाइफलाइन, हार्नस मौजूद होना चाहिए। उसके बाद ट्रेन एंड इंस्ट्रक्ट ऑल स्टाफ इन एमरजेंसी प्रोसीजर, यानी कि जितना भी स्टाफ उस एरिया में काम कर रहा है कन्फाइंड स्पेस के अंदर उसको एमरजेंसी प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके बाद टॉप मैनेजमेंट यानी कि वहाँ पे मौजूद सुपरविजन को पता होना चाहिए कि वहाँ से कैसे एमरजेंसी अलार्म को जो है रेज़ किया जाएगा ताकि दूसरों को पता चले कि यहाँ पे एमरजेंसी हो गई है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट एडर मौजूद होने चाहिए, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट नज़दीक होने चाहिए, रेस्क्यू नीडेड टू फिट एंड केपेबल ऑफ कैरी आउट दी रेस्क्यू, यानी कि रेस्क्यूअर जो है वहाँ पे आपको रेस्क्यू करने वाले हैं वो भी इतने कैपेबल होने चाहिए कि वो रेस्क्यू का अमल ईजीली कर सकें। उसके बाद आ जाता है जी कम्युनिकेशन कि जो बंदा कन्फाइंड स्पेस के अंदर काम कर रहा है और जो बंदे वहाँ पे हॉल वाचर के तौर पर आउटसाइड बैठे हैं उनके लिए कम्युनिकेट एक दूसरे के साथ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है कि वॉकी टॉकी का इस्तेमाल किया जाता है या मुख्तलिफ़ किस्म के साइनेजेस जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद ये कम्युनिकेशन का अमल इसलिए किया जाता है ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कोई भी प्रॉब्लम है कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो वो बंदा बाहर वाले बंदे के साथ कांटेक्ट में रहे और जो भी चीज़ें उसको चाहिए, या इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर उसको सफोकेशन हो रही है या उसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो इमीडिएटली अगले दूसरे बंदे को बताए और वो दूसरे कंट्रोल मेजर्स लेने की कोशिश करे। तो इसलिए कम्युनिकेशन का अमल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इसके लिए इस्तेमाल जो होते हैं वो वॉकी टॉकीज़ और दूसरे किस्म के इक्विपमेंट्स जो कॉल जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, तो इस तरह की जो इक्विपमेंट्स हैं वो कम्युनिकेशन के अमल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है जी परमिट टू वर्क सिस्टम, यानी कि रिटर्न प्रोसीजर होगा, यानी कि आप परमिट अपने परमिट रिसीवर से अपना परमिट इशू करवाएंगे कि आपने कन्फाइंड स्पेस में ऊपर काम करना है। उसके बाद आप सारे जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क है उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे कि आपने वहाँ पे जो काम करना है वहाँ पे आपने सेफ्टी इंश्योर करनी है कि वहाँ पे मौजूद है, यानी कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। जो आपने वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए परमिट टू वर्क सिस्टम को अप्लाई करना है। ठीक है, वहाँ पे जो वर्कर्स मौजूद हैं वो ट्रेंड हैं, इंस्ट्रक्टेड हैं, तो परमिट टू वर्क सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से कि वहाँ पे प्रोसीजर जो हैं वो प्रॉपरली मौजूद होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह अदर कंट्रोल्स हैं जिसमें क्लीनिंग और स्टीम क्लीनिंग, यानी कि वहाँ पे जो भी आप अगर काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये सारे जो थे वो कंट्रोल मेजर्स थे कन्फाइंड स्पेस के।